हेलो स्टूडेंट। हम अर्थशास्त्र पेज नंबर 147 पर एक है टॉपिक अवमूल्यन अधिमूल्यन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने विनिमय दर पढ़ा, तो पढ़ते हैं अवमूल्यन और अधिमूल्यन किसी देश के भुगतान संतुलन। हमने पढ़ा था भुगतान संतुलन के अंदर क्या आता है, अदृश्य मद और दृश्य मदों का लेखा होता है। संतुलन का मतलब आयात निर्यात को बराबर को समायोजित आवश्यक उपकरण होते हैं। अवमूल्यन किसी देश की सरकार द्वारा अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में मूल्यह्रास करने की एक प्रक्रिया अवमूल्यन। नरेंद्र मोदी द्वारा के भाई अपनी मुद्रा को दूसरे अन्य देश की मुद्रा के रूप में कमजोर करना। ठीक है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का बाह्य मूल्य कम करता है तो सरकार ऐसा व्यापार घाटे को कम करने के लिए करती है, जिससे देश के आयात महंगे होंगे और निर्यात सस्ते हो जाएंगे। इस प्रकार सरकार अवमूल्यन के द्वारा भुगतान असंतुलन को दूर करने का प्रयास करती है। अभी हाँ इसको समझते हैं। कहता है अवमूल्यन किसी देश की सरकार द्वारा अपनी मुद्रा के विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में मूल्यह्रास करने की एक प्रक्रिया। देखो मान लो पहले 78 रुपये डॉलर के, ठीक है जी, मुकाबले 1 रुपये, यानी कि $1, 78 डॉलर, यानी कि आज उसकी कीमत है $1 के। अगर सरकार कमज़ोर, यहाँ उल्टा चलेगा, कमज़ोर का मतलब रुपया, अब मुझे उसी डॉलर के मुकाबले में 88 रुपये, यानी कि $1, यानी कि अब कमज़ोर हो गया, घटा दी। कैसे? अगर मैं अमेरिका से गुड़िया आयात करूँगा, पहले जिस गुड़िया के लिए, एक गुड़िया की बता रहा हूँ, $1 की एक गुड़िया होती थी जिसके लिए मुझे 78 रुपये पे करना होता था, अब कितना करूँगा 88, तो क्या होगा, आयात महंगे हो जाएंगे। फिर समझ लो भाई थोड़ा सा रिवर्स चाहिए समझने, जैसे $1 के लिए आज मैं 78 पे करता हूँ, यानी कि मैं एक गुड़िया मंगाता हूँ तो $1 तो पे करता हूँ। अगर मैं अपनी मुद्रा को कमज़ोर कर, जैसे अवमूल्यन, जो सरकार अपनी मुद्रा को विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में मूल्यह्रास करने की एक प्रक्रिया अवमूल्यन। कमज़ोर का मतलब रिवर्स होगा, कमज़ोर यहाँ 88 रुपये में हो जाएगा $1। अब मुझे उसी गुड़िया के लिए कितना रुपये देना पड़ा, 88, यानी कि पहले मैं 78 पे करता था, अब 88, तो इससे क्या होगी, मुद्रा कमज़ोर। ठीक है, जब कोई देश अपनी मुद्रा को बाह्य मुद्रा मूल्य कम करता है, सरकार ऐसा व्यापार घाटे को कम करने के लिए करती। क्योंकि व्यापार घाटा क्यों होगा, मान लो जो लोग आयात ज़्यादा करें, अगर मैं अपनी मुद्रा कमज़ोर कर दूंगा, यानी वही हो गया ना, $1 के बदले 78, अब मुझे ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा, तो अपना आप आयात महंगा हो जाएगा। आयात महंगा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, माल मंगवाना छोड़ देंगे। ठीक है, जब चाइना से माल मंगवा रहे, सरकार क्या कर दे, मुद्रा कमज़ोर कर दे, तो चाइना से माल जो आएगा आयात महंगे हो जाएंगे, तो क्या करेंगे, लोग आयात करना छोड़ देंगे। तो इससे संतुलन की स्थिति, जिससे देश के आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं इस प्रकार, क्योंकि निर्यात बढ़ जाएंगे। अगर मैं उसका निर्यात कैसे बढ़ जाएंगे, पहले 78 बराबर $1, अब हो गए 88। अब रिवर्स सोचते हैं, पहले अमेरिकी को अगर भारत से कोई चीज़ लेनी पड़ती थी, मान लो 1 किलो मसाला, गरम मसाला, 88 रुपये पे करने पड़ते, तब उन्हें कितना करना पड़ेगा, 88। थोड़ा रिवर्स चल लीजिए, ठीक है भाई, 78 से 88, ठीक है, तो इसलिए निर्यात सस्ते हो जाए उनके लिए, हो गया, यानी ठीक भाई। अधिमूल्यन की भी सरकार द्वारा भुगतान संतुलन को समायोजित करने के लिए अपनाए जाने वाले एक नीतिगत उपकरण, जिसमें देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के सापेक्ष बढ़ा दिया। ऐसा करने से देश के निर्यात महंगे हो जाते हैं और आयात सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया महंगा हो जाता है, जिसके विदेशी व्यापार में अधिक के समाप्त किया जा सकता है। अवमूल्यन अधिमूल्यन दोनों ही मौद्रिक स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, अधिमूल्यन अगर अस्थायी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है तो उसे मुद्रा मूल्य भी कहते हैं। ठीक है भाई, अस्थायी लगातार बदलते रहना। अब दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं इसके अवमूल्यन और अधिमूल्यन में अंतर। देखो, अवमूल्यन में एक देश की अपनी मुद्रा बाह्य मूल्य को कम कर देता है, और अधिमूल्यन में एक देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा पे के सापेक्ष में
बढ़ा देता है। देश के आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। देश के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। क्योंकि बेटा जैसे पहले अब निर्यात सस्ते क्यों हो जाते, अब उनको मूल्य कम पे करना पड़ रहा है। ठीक है, हमारी मुद्रा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि उनको $1 के मुकाबले जो उदाहरण दिया था 88 रुपये मिल रहे, तो आसानी से भुगतान कर लेते हैं। क्योंकि हम तो वैल्यू रुपये में ही लगाएंगे ना भाई, तो क्योंकि जो अमेरिकी हमें भुगतान करेंगे वो रुपये में करेंगे, तो $1 कन्वर्ट 88, जहाँ उन्हें पहले 78 रुपये मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं, 88। ठीक है। तीसरा, विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया सस्ता हो जाता है, विदेशी मुद्रा और इसमें अधिमूल्यन में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया महंगा हो जाता है। फिर पढ़ते हैं मुख्य बातें, दोबारा से देखो। सबसे पहले है कि अवमूल्यन में देश अपनी मुद्रा को बाह्य मूल्य कम कर देता है, और अधिमूल्यन में एक देश अपनी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में बढ़ा देता है। देश के आयात महंगे और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। देश के आयात सस्ते और निर्यात महंगे हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया सस्ता हो जाता है और विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपया महंगा हो जाता है। यहाँ एक स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत स्थिर विनिमय दर प्रणाली, फिर बोलो स्थिर विनिमय दर प्रणाली। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अर्थ है कि विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि स्थिर विनिमय दर प्रणाली का अर्थ है कि विनिमय की दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण करेंसी की एक इकाई में निहित सोने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कि करेंसी की एक इकाई में निहित सोने की मात्रा पर किया जाता है। ठीक है, निहित यानी कि शामिल है। और अधिमूल्यन अगर अस्थायी तृतीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत होता है तो उसे मुद्रा मूल्य में वृद्धि होती है। इस नम्य विनिमय दर प्रणाली दर वह दर है जो विदेशी मुद्रा बाजार में किसी देश की करेंसी की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 72। बाजार के अन्य स्वरूप। कि बाजार में स्वरूप जैसे एकाधिकार, एकाधिकारात्मक बाजार, ठीक है, अल्प अधिकार, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ते एकाधिकार बाजार। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु उपलब्ध नहीं। तो का मतलब स्थानापन्न वस्तु है, जैसे चाय और कॉफ़ी। उनकी कोई, जैसे अब लोग चाय महंगी हो जाती है तो लोग कॉफ़ी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, ऐसे कॉफ़ी महंगी तो चाय की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यहाँ कोई भी स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, केवल एक ही विक्रेता अथवा एक ही उत्पादक होते हैं। उसको बनाने वाले एक ही विक्रेता होता है या एक ही उत्पादक होता है। अर्थशास्त्रियों ने फिर देखते एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जब उत्पादक ऐसी वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी कोई निकटतम प्रतिस्थापक वस्तु नहीं होती, जैसे प्रतिस्थापक चाय और कॉफ़ी। अर्थशास्त्रियों ने एकाधिकार निम्न परिभाषित किया। पहला, स्टोनियर एवं हेक के अनुसार एकाधिकार वह उत्पादक होता है जो किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण अधिकार रखता है। यानी कि उसकी पूर्ति, उसके अधिकार, कितना उत्पादन कर, अकेला उत्पादक है, लेकिन अकेला ही बनाने वाला, तथा उस वस्तु की कोई निकटतम स्थानापन्न वस्तु नहीं होती। प्रोफेसर लोर्नर के अनुसार एकाधिकार उस विक्रेता को कहते हैं जिसकी वस्तु की मांग वक्र गिरता हुआ होता है, अर्थात उसकी पूर्ति का वक्र लोचीन होता है, मांग वक्र गिरता हुआ। यानी कि जब एकाधिकार, हमें देखो इसका मांग वक्र ऐसे होगा, यह है जब भी एकाधिकार बाजार में अपनी वस्तु का कीमत कम करता चला जाएगा, उसकी पूर्ति बढ़ती चली जाएगी, यानी विक्रय बढ़ता, तो मांग वक्र गिरता हुआ, अर्थात उसकी पूर्ति का विक्रय लोचीन। प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार एकाधिकार वह होता है जो सामान्य किसी वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। वह अधिकांश मामलों में पूर्ति का संचालन कर मूल्य का संचालन, यानी कि मूल्य भी खुद नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी कि पूर्ति भी करता है और मूल्य भी खुद नियंत्रण करता है। एक बार देख ले दोबारा जी, देखो एकाधिकार वह, यानी कि एक ही विक्रेता होता है
और अनेक क्रेता होते हैं। मूल्य निर्धारक होता है, यानी कि मूल्य भी यही निर्धारण करता है। ठीक है ना, उसके कोई निकटतम वस्तु होती, अकेला बनाने वाला होता है। जब उसे अपना विक्रय में वृद्धि करनी होती है तो कीमतें कम कर लेता है। समानता से मैं मान के चलता हूँ, जैसे 1 2 3 क्वांटिटी प्राइस। जब उसे विक्रय में वृद्धि करनी होती है तो अपने मूल्य ऐसे गिरता चला जाता है। ठीक है, जब विक्रय में वृद्धि करें तो मूल्य निर्धारक स्वयं तो उसके कोई निकटतम वस्तु नहीं होती, तो इसलिए एकाधिकार बाजार का है। इसकी जो विशेषता है अगले वीडियो में देख लेंगे।